बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका से T20 क्रिकेट में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की बहुत तगड़ी, बहुत मजबूत टीम का सामना करना है ओडीआई सीरीज में। 3 मैचों पर मुश्तमिल ये ओडीआई सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद T20 सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि T20 सीरीज पाकिस्तान के पास एक मौका था अपने यंगस्टर्स को मौका देने का, अपने यंगस्टर्स को ट्राई करने का, बैटिंग में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने का, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का। वो मौका, खैर हमने मौके तो दिए अपने यंगस्टर्स को, लेकिन हमारे यंगस्टर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। यंगस्टर्स तो एक तरफ, हमारे सीनियर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाए और हम T20 सीरीज हार गए। अब T20 सीरीज को हम जरा रखते हैं एक साइड पे और बात करते हैं ओडीआई सीरीज को लेकर के, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में हो रही है और उससे पहले ये पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत बड़ी सीरीज है। इसमें पाकिस्तान को अपनी एक फाइनल जो शेप है अपनी टीम को देने की जरूरत है। इस टीम में अभी तक पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान मौजूद नहीं है। उनकी कमी पाकिस्तान को शिद्दत से महसूस होगी। ये अलग बात कि फखर जमान इस वक्त चैंपियंस कप खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चैंपियंस कप में कोई बहुत जबरदस्त किस्म की इनिंग्स हमने नहीं देखी। अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म को रीगेन करने के लिए और बहुत सारे लोग अब ये मानने पर मजबूर हो गए कि अगर उनको कहा गया है कि आप चैंपियंस कप खेलें तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन थी। एक तो उनकी सेहत के हवाले से भी मसला था, मोहम्मद रिजवान ने भी बता दिया कि वो बीमार थे, और दूसरा यह है कि आपके सामने है कि उनकी अभी तक उस तरह से मैच फिटनेस कह लीजिए या एक रिदम में दोबारा वापस आना, वो भी अभी तक वो रिदम में वापस नहीं आ सके। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। और उससे पहले पाकिस्तान ने एक 3 मुल्की सीरीज खेलनी है इस सीरीज के बाद, क्योंकि यहां से फिर पाकिस्तान टेस्ट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। आगे 2 टेस्ट मैचेस होने हैं इस सीरीज के बाद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके बाद जनवरी में वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, फिर टेस्ट मैचेस होंगे। उसके बाद फिर फरवरी में पाकिस्तान ने 3 या 4 वनडेज बन जाएंगे जो पाकिस्तान ने खेलने हैं। 6 मुल्की सीरीज जो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मुतवक्के है, जो फरवरी में होगी। कुछ आई थिंक 10 फरवरी 9 फरवरी से स्टार्ट होगी, उसकी शायद एक शेड्यूल भी आया हुआ है। तो उसमें पाकिस्तान को दोबारा मौका मिलेगा कि अपना बिल्कुल फाइनल टच आप दे लें। तो एक किस्म की पाकिस्तान के लिए वो वार्म अप सीरीज होगी बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब पाकिस्तान के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, और इसमें हमें पाकिस्तान की टीम बाय द वे बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लास्टली भी आप देखिए कि जो पाकिस्तान की टीम ने जो ओडीआई परफॉर्मेंस दी है लास्ट कुछ 1.5-2 सालों में, ओडीआई वैसे ही कम हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की ओडीआई में परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान के पास बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं, एक माइंडसेट है, तो पाकिस्तान को ये फॉर्मेट जो है वो सबसे ज्यादा सूट करता है। और इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में मुद्दतों बाद जो है वो ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी है। पाकिस्तान 2-1 से वहां पे सीरीज जीता। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पाकिस्तान 2-1 से सीरीज जीता। वो कोई इतनी आप उसको बड़ा वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो एक सीरीज आप जीत के आ रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली जीत के आ रहे हैं। जहां तक बात है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है दैट इज नॉट बैड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान 2019 में एक मैच खेला था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, वो पाकिस्तान ने जीता था। दैट वाज इन द वर्ल्ड कप। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था आपको पता है, उसके बाद ओडीआई सीरीज पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हुई नहीं। 2021 में फिर पाकिस्तान की टीम यहां पे आई और पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीती। और उसके बाद जो 5वां मैच पाकिस्तान ने उनके खिलाफ खेला वो 2023 के वर्ल्ड कप में था
आपको याद होगा बिल्कुल क्लोज जाके एक बॉल रहती थी जब पाकिस्तान वो मैच हारा, और अंपायर ने, आपको याद होगा कि हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर वो एलबीडब्ल्यू अंपायर पी गया था। अगर वो आउट दे देता अंपायर, बाद में हमने रिव्यू लिया तो वो अंपायर्स कॉल हो गई, तो अगर वो आउट दे दिया जाता तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाकी रह सकता था। हम टॉप 4 में तो आए थे लेकिन 5 पे चले गए थे, आपको याद होगा, ड्यू टू नेट रन रेट। 2019 में भी हमारे साथ यही हुआ था। अब चैंपियंस ट्रॉफी में से पहले इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के ऊपर ओडीआईज में रिसेंट पास्ट में 2019 से शुरू कर लें तो अभी तक पाकिस्तान को एज हासिल है। 5 में से 3 ओडीआई मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं, सो पाकिस्तान को एक एज जरूर हासिल है। अब पाकिस्तान इस मैच में क्या करने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये मैच, जो हमारे नए व्यूअर्स है जिनको शेड्यूल नहीं पता, पाकिस्तान का ये पहला मैच जो है ये 17 दिसंबर को खेला जाएगा। 17 दिसंबर को ये मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। ये डे एंड नाइट मैच है और पर्ल के मैदान के अंदर ये मैच होगा। यहां पर जो ये कोई बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, यहां पे 250 से लेकर 280 तक के एवरेज स्कोर्स बनते हैं, तो ये भी पाकिस्तान को काफी सूट करती हैं इस तरह के रन्स। आपको पता है पाकिस्तान आजकल तो वैसे T20 में भी इस तरह के रन्स बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल ओडीआई में सिचुएशन डिफरेंट होती है। ओडीआई इज बिट डिफरेंट फ्रॉम, बल्कि बिग डिफरेंस है बिटवीन ओडीआई एंड T20, तो पाकिस्तान को ये सूट कर रहा है। अब मसला ये है कि ये मैच जो है पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक कितने बजे स्टार्ट होगा, शाम 5 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। पाकिस्तान इस मैच में किस प्लान के तहत मैदान में उतरेगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। 4 बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान करने जा रहा है। जो लास्ट पाकिस्तान ओडीआई खेला उसको लेकर के सामने देखें तो पाकिस्तान की टीम में बड़ी तगड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और पाकिस्तान एक अच्छी बैलेंस टीम, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी बैलेंस टीम आ रही है और बॉलिंग में भी पाकिस्तान की टीम काफी बेहतर दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का मसले हैं बीच में जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और अगर आप बात करें ओपनिंग की तो वहां पे एक मामला जरूर है। पाकिस्तान ओपनिंग में जाएगा ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के साथ। तो अब्दुल्ला शफीक जो है ठीक है, वो बीच बीच में परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट नहीं है उस हद तक। एक अच्छी इनिंग्स उनकी हमें जिम्बाब्वे के साथ नजर आई, एक अच्छी इनिंग्स उनकी हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर आई, लेकिन उसके बाद से बीच बीच में वो डिस्टर्ब होते हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी वो नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज का भी शिकार है, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और ऑब्वियसली उनके ऊपर भी गहरी नजर होगी। अगर वो नाकाम होते हैं इस सीरीज में तो मेरे ख्याल में फखर जमान के लिए रास्ता और ज्यादा हमवार हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। और मैं हैरान था कि पाकिस्तान ने ओडीआई जो स्क्वाड है उसमें भी पाकिस्तान ने लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं रखा। अरफात मिनहास को होना चाहिए, उसको वापस भेज दिया गया है। सिर्फ एक स्पिनर पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा रखा है एंड दैट इज बेसिकली सुफियान मुकीम। उनको लेकर के वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान डाउटफुल है। यहां पे मैं समझता हूं कि फैसल अकरम के साथ ज्यादती हुई है। आपको ओडीआई में फैसल अकरम को रखना चाहिए था। एक बुरा मैच अब उनका पड़ गया है सुफियान मुकीम का, तो हम सोच रहे हैं कि जी सुफियान मुकीम को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना चाहिए बिकॉज ही इज अ वेरी अटैकिंग ऑप्शन। उधर भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है तबरेज शमसी की शक्ल में, और मेरे ख्याल में ओडीआई में उसको मौका मिलेगा क्योंकि वो जो पीटर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जो उनका राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। बहरहाल पाकिस्तान ने आमिर जमाल को शामिल नहीं किया, ये भी मैं हैरान हूं कि आप सिर्फ उसको टेस्ट तक महदूद कर रहे हैं या T20 में भी रख रहे हैं तो उसको नहीं खिला रहे। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए हैरान कुन है। वो एक ज्यादा अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अच्छी बॉल भी कर लेता है, हिट भी मार लेता है और राइट हैंडेड ऑप्शन भी के तौर पे भी आपके सामने, और फील्डर भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल में उसको आपके वाइट बॉल फॉर्मेट में एटलीस्ट ओडीआई का तो हिस्सा होना चाहिए।
यहां पर वो भी मौजूद नहीं है, अरफात मिन्हास भी मौजूद नहीं है। इनकी गैर मौजूदगी में अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनेगी, थोड़ा सा उसमें झोल है, लेकिन उसको झोल को खत्म करने की पाकिस्तान अपने पार्ट टाइमर्स के जरिए कोशिश करेगा। पाकिस्तान की अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें, जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बनेगी, एक आध का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो ऑलमोस्ट कंफर्म पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आपको पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम वापस आएंगे तीसरे नंबर पे, और आपको पता है कि बाबर आजम को रेस्ट दे दिया गया था साउथ अफ्रीका की सीरीज से पहले, जो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेली है, उसमें बाबर आजम मौजूद नहीं थे। अब बाबर आजम की उसमें वापसी होने जा रही है। सो बाबर आजम विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग 11 तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान खुद को प्लेस करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी बेस्ट पोजीशन जो है वो ओडीआई में वो चौथे नंबर पे है, तो मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पे होंगे। और ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी गुड वनडे प्लेयर्स। प्रॉब्लम हमें क्या है, हमें T20 से इनके प्रॉब्लम में हम समझते हैं कि T20 में इनकी जगह नहीं बनती, T20 में यंगस्टर्स को आना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि हैदर अली जो है वो 17 छक्के मार चुके हैं, जो है वो चैंपियंस कप में अभी तक सबसे टॉप के ऊपर हैदर अली हैं। तो आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा 50+ स्कोर किया है, वो अच्छी फॉर्म में है। हारिस अच्छी फॉर्म में वापस आ गए हैं, वो छक्के लगा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान की क्रिकेट का। इन यंगस्टर्स को आगे लेकर के आने की जरूरत है। ख्वाजा नाफे भी उन्हीं में से एक है, और भी हैं, मतलब काफी सारे नाम अगर उनको लेना शुरू करूं तो बहुत सारे नाम हैं जो कतार में लगे हुए हैं, उनको T20 में लाना चाहिए। इफ्तिखार अहमद ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है जी, अपनी टीम की तरफ से कुछ 60+ की उन्होंने इनिंग्स खेली और अच्छे खासे छक्के लगाए हैं उन्होंने। जब मैं देख रहा था उस वक्त वो 6 छक्के लगा चुके थे। तो इफ्तिखार की अपनी जगह बनती है पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट में, खास तौर पे जहां पे फिनिशर के तौर पे आपको एक बंदा चाहिए। जैसे आपके पास एक वक्त में फिनिशर के तौर पे आसिफ अली होता था, फिनिशर के तौर पे इफ्तिखार अहमद होता था। मुझे लगता है कि सलमान आगा या कामरान गुलाम उस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकते। इवन इरफान नियाजी भी एक ज्यादा प्योर बैट्समैन है, मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में उनको मौका मिलना चाहिए। हाशिम आमला ने भी इसके ऊपर बात की है कि उसको ऊपर के नंबरों पे खिलाना चाहिए, वो बड़ा अच्छा बैटर है। तो अब तीसरे नंबर पे बाबर आजम, चौथे पे रिजवान, पांचवें नंबर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कामरान गुलाम को मौका दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि कामरान गुलाम एक तो लास्टली आपने देखा सेंचुरी भी स्कोर कर ली उन्होंने वहां पर, और पॉजिटिव भी खेलते हैं, प्लस उनका जो एक एज है, ही कैन बॉल एज वेल। ये अलग बात कि रिजवान बॉलिंग इस्तेमाल ही नहीं करते बॉलर्स की, वो लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे भी एक ऑप्शन है। तो 2-4 ओवर वो करवा सकते हैं जहां पे जरूरत पेश आए लेफ्ट आर्म स्पिनर की, तो वो एक एज मिलता है। बहुत अच्छी ऑप्शन होते तैयब ताहिर, लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि तैयब ताहिर को मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आई विश के अगर आपके पास अरफात मिन्हास होता तो आप तैयब ताहिर को भी खिला सकते थे कामरान गुलाम की जगह। तैयब ताहिर इज अ बेटर ओडीआई प्लेयर, ये मैं आपको बताऊं, ज्यादा बेहतर ओडीआई प्लेयर है एज कंपेयर टू कामरान गुलाम, और फास्ट बॉल को भी अच्छा खेलता है। उनका प्रॉब्लम यह है कि वो जरा बाउंसी पिचेस के ऊपर, दिस इज नॉट मुल्तान माय डियर वाला हिसाब किताब हो जाता है, दिस इज मेलबर्न, और ये वाला फिर बात बन जाती है कि यहाँ पे बॉल यहाँ पे आती है, तो वहाँ वो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव भी हैं, लास्ट सेंचुरी भी करके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं को नंबर 5 पे खिलाया जाएगा। नंबर 6 पे आपके वाइस कैप्टन होंगे आगा सलमान, नंबर 6 के ऊपर खेलेंगे, और वो ऑब्वियसली साथ में दूसरे स्पिनर के तौर पे आपके पास ऑप्शन हैं, उनसे ओवर भी करवाए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन मतलब जो ये दोनों स्पिनर हैं और साथ में साइम अयूब, इनको मिला के जो 10 ओवर्स का एक बचेगा बीच में, वो इनको मिला के इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो नेक्स्ट अप्रोच होगी वो, अच्छा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ चला जाए, ये ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकता है, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। यहाँ की पिच जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, तो स्पिनर्स को मदद भी मिलती है। अगर 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान की टीम गई तो फिर सुफियान और अबरार दोनों खेलेंगे।
ये उस सूरत में है। बहरहाल फिलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि नंबर 7 के ऊपर फिर इरफान खान न्याजी होंगे, उनका नंबर भी नीचे होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है आप कोशिश कीजिए वहाँ पे परफॉर्म करने की, अपनी टीम के लिए अच्छा करने की। 8 के ऊपर वापसी हो रही है जी नसीम शाह की। नसीम शाह को दोबारा हम देखेंगे एक्शन में, वो ज़रूर खेलेंगे। अगर खुदा ना खास्ता अनफिट ना हुए तो वो ज़रूर खेलेंगे, वो ज़रूर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आगे उन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, तो उनको ज़रा बॉडी को वहाँ की कंडीशन से हम आहंग करने के लिए उनको ज़रूर मैदान में उतारा जाएगा। नंबर 9 के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन नंबर 8 पे आएंगे। 9 के ऊपर जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे नसीम शाह। 10वीं पोजीशन के ऊपर, 10वीं नंबर के ऊपर हारिस रऊफ आएंगे जी। हारिस रऊफ जो है उनको मौका दिया जाएगा अगेन, एंड वही आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आगे फिर उन्होंने चले जाना है वापस। शाहीन ने भी चले जाना है, हारिस ने भी चले जाना है, और आपको फिर टेस्ट मैचेस में ये दोनों बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसलिए उनको मुकम्मल मौका दिया जा रहा है कि भाई तुमने जितने पैसे कमाने हैं कमा लो, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज में फिर आप जनवरी तक नहीं मोस्ट प्रोबेबली खेल पाओगे, क्योंकि जनवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद फिर आखिरी जो 11वें नंबर के ऊपर अगर आप एक स्पिनर के साथ जाते हैं तो फिर 11वें नंबर के ऊपर आप जो है वो अबरार अहमद के साथ आएंगे। ये ज्यादा बैलेंस्ड टीम बनती है। अगर आप 2 स्पिनर खिलाएंगे तो फिर आपको या तो कामरान गुलाम को बाहर बिठाना पड़ेगा या आपको आगा सलमान को बाहर बिठाना पड़ेगा। ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही एक प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बन रही है। आपके ख्याल में ओडीआई में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, ये जरूर मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम इज अ बेटर मैचअप इन ओडीआई। हालांकि मुखालिफ सिमत में भी बहुत तगड़ी टीम है। टम्बा बबूमा अपनी कप्तानी से भी खुद को साबित कर चुके हैं। लास्ट जो टेस्ट सीरीज है वो बैक टू बैक जीते हैं और वाइट वॉश किया है उन्होंने, और उनकी कप्तानी में पहली बार ये पॉसिबल होने जा रहा है कि उनकी टीम WTC के फाइनल में पहुंच सकती है। ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि जो इंडिया के साथ आज एक बार फिर वहां पर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वो एक दीदनी मामला है। और उसके ऊपर भी जाते जाते बात कर लेते हैं कि ट्रेविस हेड, ओ माय गॉड, इंडिया के साथ तो उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। 2023 के वर्ल्ड कप से उसने इंडिया के साथ वो बुरा सलूक किया है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और आज भी उसने सेंचुरी स्कोर की है और तगड़ी इनिंग्स खेली है। जबर 152 की इनिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत जबरदस्त। ऊपर से स्मिथ भी चल गया जनाब, उसने भी सेंचुरी स्कोर कर लिया, ओवर 400 बना चुका है ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में। अब बारिश की दुआएं मांगी जा रही हैं इंडिया में भी, हमारी तरह कुदरत के निजाम को आवाजें दी जा रही कि कुदरत का निजाम एक्टिव हो जाए और ये टेस्ट मैच इंडिया हारने से बच जाए। अदरवाइज अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई वो हमें इंडियन कहते हैं ना, तुम्हारा पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर है फलाना फलाना, और कोई भी पाकिस्तान के बॉलर्स को की पिटाई कर दे, तो यहाँ ये भाई ये तो मतलब लिखत पढ़त हो गई है बाकायदा, मुझे लगता है इंडिया के साथ ट्रेविस हेड की। तो वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो टिम्बा बबूमा की क़यादत में आपको आसान टाइम नहीं देगी। उनके बॉलर्स मार्को यानसन, रबादा, दे आर कमिंग बैक, फुल स्ट्रेंथ टीम बॉस। आसान नहीं होने जा रहा पाकिस्तान के लिए। बहरहाल फिर भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम से हमें उम्मीदें रखनी चाहिए। एक फखर जमान की कमी जरूर महसूस हो रही है। ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि कहीं पाकिस्तान फखर को जाया तो नहीं कर रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।